गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज शुरू कर रहे हैं बुक एक्सरसाइज इकोनॉमिक्स का लेसन 2 है आपका ये सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिएगा यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को यूज करके, गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिया गया है। देखो बच्चों, फर्स्ट क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर रोजगार। फिर ये खाली जगह आ गई आपकी, इंक्रीज्ड बढ़ा टू द सेम एक्सटेंट, उसी सीमा तक एज प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन। तो वो ये पूछ रहे हैं जी रोजगार सर्विस सेक्टर में उतना बढ़ा है, प्रोडक्शन के बराबर जितनी सर्विस बढ़ी उतना ज़्यादा रोजगार भी बढ़ा है कि नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हैज नॉट, नहीं बढ़ा है। सर्विस सेक्टर जितना बढ़ गया उसी रेशो में रोजगार नहीं बढ़ा है। सर्विस बढ़ी है लेकिन सर्विस सेक्टर में उतनी सीमा तक रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये पढ़ा था हमने लेसन के अंदर कि आज भी ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं रोजगार के लिए। तो इसमें फिल कर देंगे आप हैज़ नॉट, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज़ नॉट इंक्रीज्ड, सर्विस सेक्टर में रोजगार नहीं बढ़ा है टू द सेम एक्सटेंट, उसी सीमा तक एज प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन बढ़ा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड में क्या है, वर्कर्स इन द, खाली जगह में ये देखना है जी टर्चरी। यहाँ देखिए टर्चरी और एग्रीकल्चर में से भरना है। वर्कर्स इन द खाली जगह डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, माल नहीं बनाते। तो कहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता, टर्चरी सेक्टर में नहीं होता, क्योंकि ये तो सर्विस सेक्टर होता है। तो यहाँ से टर्चरी सेक्टर को इसमें क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो क्या आंसर हो गया बच्चों आपका, वर्कर्स इन द टर्चरी सेक्टर, सेवा सेक्टर के अंदर कर्मचारी डू नॉट प्रोड्यूस, उत्पादित नहीं करते, नहीं बनाते गुड्स, माल को। थर्ड पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, ज़्यादातर कर्मचारी, इन द ऑर्गेनाइज्ड भर देंगे इसमें, इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी, ज़्यादातर कर्मचारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जॉब सिक्योरिटी को पाते हैं, उसी का आनंद उठाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो सेक्टर हमने पढ़े थे बच्चों। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता था, जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल एप्लीकेबल होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे करना है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, अलाउंसेज भी दिए जाते हैं एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी है उसको पाते हैं लोग। अनऑर्गेनाइज्ड में कोई समय नहीं है काम कराने का, काम ज़्यादा लेते हैं, ओवर टाइम की मजदूरी नहीं देते, कभी भी काम से निकाला जाता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि जॉब सिक्योरिटी को कहाँ पर इंजॉय करते हैं ज़्यादातर वर्कर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो इसमें हम फिल कर देंगे ऑर्गेनाइज्ड। फोर्थ देखिएगा, एक खाली जगह है इसके बाद, ए प्रपोर्शन ऑफ लेबरर्स
इन इंडिया भारत के अंदर आर वर्किंग काम कर रहे हैं इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एक बड़ा हिस्सा काम कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यह छोटा हिस्सा काम कर रहा है। तो आप कहेंगे जी देखो गवर्नमेंट जॉब में या जो कंपनी है जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल एप्लीकेबल होते हैं वहाँ पर उतनी जॉब नहीं है। जितने रोज़गार लोग गलियों में सामान बेचने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एक लार्ज प्रपोर्शन है, एक लार्ज हिस्सा है लेबरर्स मजदूरों का इन इंडिया भारत के अंदर हार्ड वर्किंग जो काम कर रहे हैं इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये लार्ज को यहाँ पे फिल कर देंगे आप। अब फिफ्थ देखिए बच्चों, फिफ्थ में क्या है? कॉटन इज ए, खाली जगह, एंड क्लोथ इज ए, खाली जगह, प्रोडक्ट। तो इसमें से भरना है जी नेचुरल पहले आएगा या बाद में, या मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कॉटन की खेती होती है बच्चों, तो ये तो पैदा होता है खेत में, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है। और फैक्ट्री के अंदर कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है, इसलिए क्लॉथ क्या है? मैन्युफैक्चर्ड है। तो फर्स्ट में नेचुरल को फिल कर देंगे और सेकंड में मैन्युफैक्चर्ड को। कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज ए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अब 6 देखिएगा, The activities in the primary, secondary and tertiary sector are, जो एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेवा सेक्टर के अंदर, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, कोई लेना देना नहीं है, या इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। किसान ने अगर गन्ने की फसल पैदा की तो उसको ले जाने के लिए फैक्ट्री तक गन्ने को लेकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? सर्विस सेक्टर। इस तरीके से फसल पैदा करना प्राइमरी सेक्टर, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भरता, यहाँ पर फिल हो जाएगा। हाँ जी, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो ज़्यादा उचित जवाब है उसको चुनिएगा। ए में द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड, सेक्टर्स को क्लासीफाई किया जाता है इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बांटा जाता है किस आधार पर? तो ओनरशिप के आधार पर बांटा जाता है कि मालिकाना हक सरकार का है तो पब्लिक सेक्टर, सरकार का नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर। तो ये ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज होती है, जिसके आधार पर हम बताते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करता है ऑर्गेनाइजेशन, या प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता है। बी देखिए, बी में क्या बताया गया है? प्रोडक्शन ऑफ ए कोमोडिटी, एक वस्तु का उत्पादन, मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, मुख्यतः प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, इज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है इन प्राइमरी सेक्टर। देखो नेचुरल प्रोसेस जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है
खेती बाड़ी हम करते हैं जैसे कि वो नेचुरल प्रोसेस है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। अब थर्ड देखिए, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ, जीडीपी टोटल वैल्यू है किसकी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, एक विशेष साल में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विस हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं, उनकी जो ये टोटल वैल्यू निकल के आती है वही जीडीपी होती है। अब आगे देखिए बच्चों, इन टर्म ऑफ जीडीपी, जीडीपी के रूप में द शेयर ऑफ टर्चरी सेक्टर, सेवा सेक्टर का हिस्सा इन 2013-14, 2013-14 के बीच में इज है, खाली जगह परसेंट, कितने परसेंट है ये बताना है अब आपको। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, कितना है, 50 to 60, तो इसमें आप भर देंगे 50 to 60। हाँ जी, 50 to 60 हो जाएगा इसमें आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मैच कीजिएगा। अनइरिगेटेड लैंड, ऐसी ज़मीन जो अनइरिगेटेड है, देखिए आंसर भर लेंगे आप इसमें, बुक में निशान लगा लेंगे अपनी। अनइरिगेटेड लैंड की बात हो रही है पहले, बिना सिंचाई वाली ज़मीन, तो इसके सामने ही लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स, नहरों का निर्माण बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। तो अनइरिगेटेड लैंड को अगर सिंचाई की ज़रूरत है तो ये इससे ज़्यादा सही बैठता है कि कंस्ट्रक्शन किया जाए नहरों का सरकार के द्वारा, ताकि ये कमी दूर की जा सके, सिंचाई की सुविधा हो सके। सेकंड पॉइंट है लो प्राइस फॉर क्रॉप, फसलों के लिए कम मूल्य। अब ये मूल्य कैसे बढ़ेगा, इसमें सी हो जाएगा आंसर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, भोजन को ले लेना, फूड ग्रेन को, जो भी भोजन वाले ग्रेन है जैसे अनाज हो गया आपका, चावल हो गया, बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। जब सरकार खरीदेगी सही रेट पर तो प्राइस को ऊंचा रखा जा सकता है। थर्ड हुआ जी आपका डेब्ट बर्डन, कर्ज का बोझ। बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट, बैंक उपलब्ध कराते हैं उधार विद लो इंटरेस्ट, कम ब्याज के साथ। हाँ जी, दो सेक्टर होते हैं आपके, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज, फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं, सॉरी। फॉर्मल में बैंक आते हैं जो निश्चित नियमों के आधार पर ब्याज लेते हैं। इनफॉर्मल के अंदर मनी लेंडर्स आते हैं जिनके पास जो उधार देते हैं बिना सिक्योरिटी के भी दे देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं और पैसा वसूलने का तरीका भी उनका सही नहीं होता, अनजस्ट होता है। तो लो इंटरेस्ट के ऊपर जो हमें उधार प्रोवाइड करता है वो बैंक होता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नो जॉब इन द ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में कोई नौकरी का ना होना। तो सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल, उसके लिए एग्रो बेस्ड मिल सेटअप किए जाएं जिससे कि ऑफ सीजन में जॉब मिल सके। फिफ्थ देखिएगा, कंपेल टू सेल देयर ग्रेन्स, अपने अनाज को बेचने के लिए मजबूर हो जाना।
टू लोकल ट्रेडर्स को सून, जल्दी ही, आफ्टर हार्वेस्ट, फसल कटाई के बाद। तो इसमें हो जाएगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। अगर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होगी तो वो फसल कटते ही खरीदेगी सही रेट पर, वरना किसके लिए मजबूर हो जाएंगे? लोकल ट्रेडर्स को बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा फिर सस्ते रेट पर किसान। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमें बताना है फाइंड द ओड वन आउट, फाइंड आउट करना है यानी हमें जो ओड वन है, एंड से वाई, और ये बताना है क्यों। ओड का क्या मतलब होता है? जो मेल नहीं खा रहा है उनसे। जैसे टूरिस्ट गाइड हो गया, धोबी, टेलर, पोर्टर, इनमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो बाकी से मेल नहीं खाता है? जैसे टूरिस्ट गाइड हो गया क्योंकि इसको सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये टेलर, धोबी, पोर्टर ये सब प्राइवेट काम है। तो टूरिस्ट गाइड ओड हो गया यहाँ पर। तो आंसर में आप लिख देंगे टूरिस्ट गाइड इज द ओड वन। ये ओड है, ओड वन आउट बिकॉज ही और सी इज अपॉइंटेड, क्योंकि उसको नियुक्त किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा। बट टेलर, लेकिन टेलर है, धोबी है, पोर्टर है, ऑन देयर प्राइवेट वर्क, ये खुद का प्राइवेट काम रखते हैं। अब नेक्स्ट हो गया बच्चों आपका टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर। तो टीचर, डॉक्टर, लॉयर ये सब प्रोफेशन हैं, लेकिन वेजिटेबल वेंडर जो गलियों में घूम करके सब्जी बेचता है या अपनी दुकान पे भी बेचता है, ये प्रोफेशन नहीं है। तो यही ओड हो गया इसमें। तो यहाँ पर बच्चों देख लीजिएगा, वेजिटेबल वेंडर इज द ओड वन, यही ओड वन आउट बिकॉज ही वर्क्स, चूँकि वह काम करता है इन द प्राइमरी सेक्टर में, वाइल जॉब्स ऑफ टीचर, लॉयर, डॉक्टर ये सब टर्चरी सेक्टर में आते हैं, सब प्रोफेशन हैं, सेवा देते हैं ये, इसलिए इनको टर्चरी सेक्टर में रखा गया है। अब थर्ड देख लीजिए, थर्ड में क्या पूछा गया है। पोस्टमैन, डाकिया, कोबलर, मोची, सोल्जर, सिपाही, पुलिस, कांस्टेबल। तो ये पोस्टमैन, पुलिस, कांस्टेबल, सोल्जर, ये सब पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हैं, जबकि ये कोबलर, मोची प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो यही ओड हो गया, यही मेल नहीं खाता है। तो आंसर हो जाएगा कोबलर। कोबलर इज द आउट वन, कोबलर इज द आउट वन आउट बिकॉज ही वर्क्स, चूँकि वो काम करता है इन द प्राइवेट सेक्टर में, वाइल द पोस्टमैन जबकि डाकिया, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल वर्क काम करते हैं फॉर द पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। फोर्थ है जी MTNL, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। इसमें ओड बताइए क्या है विषम। जेट एयरवेज इज द ओड वन, जेट एयरवेज क्या है, ये ओड है, बिकॉज इट इज़ ओन्ड बाय ए प्राइवेट सेक्टर, चूँकि एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन्ड है, रखी गई है,
और MTNL, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार इनकी ओनर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन 5 में क्या है देखिए। ए रिसर्च स्कॉलर लुकड एट द वर्किंग पीपल। एक रिसर्च विद्वान है, उसने देखा काम करने वाले लोगों को इन द सिटी, शहर के अंदर, ऑफ सूरत, सूरत शहर के अंदर, एंड फाउंड द फॉलोइंग, और निम्नलिखित को पाया। प्लेस ऑफ वर्क दिया है पहले, फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछी है, परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल पूछी है। ये पहला उसने सोल्व करके बता दिया। इन ऑफिस एंड फैक्ट्री रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। दफ्तरों में, फैक्ट्री में काम करता है जो रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट है, तो ये रोजगार ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, ये बताना है इसमें। तो ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया। कितने % लोग काम करते हैं, ये दिया हुआ है पहले से 15। दूसरा, ऑन शॉप्स, खुद की दुकानों में, ऑफिस, दफ्तर, क्लिनिक, इन द मार्केट प्लेस विद द फॉर्मल लाइसेंस, जिनके पास में फॉर्मल लाइसेंस है। अब ये बताना है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड। लाइसेंस अगर इनके पास है तो ऑर्गेनाइज्ड हो गए। लाइसेंस वालों पर सरकार के नियम लागू होते हैं। पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, लोग जो गलियों में काम कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण कार्य में लगे हुए कर्मचारी, मजदूर। डोमेस्टिक वर्कर्स, घरेलू जो मजदूर होते हैं। ये कौन सा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज्ड। वर्किंग इन द वर्कशॉप, जो वर्कशॉप में काम करते हैं, यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड, साधारणतः जो रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के पास, तो ये भी क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब ये एक चीज़ ये बच गई कि खाली जगह में क्या भरे, कितने % है ये वर्किंग पीपल की। यहाँ पर लास्ट वाला जोड़िएगा आप, तो 15, 30 और 20, यहाँ तक 50 हो गए। 50% लोग तो इसमें इंगेज्ड हैं, तो बचे हुए 50 यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 50। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 50 हो गया आपका आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए। डू यू थिंक, क्या तुम समझते हो, सोचते हो, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का वर्गीकरण इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। इकोनॉमिक में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्चरी में इज यूजफुल, ये लाभदायक है, एक्सप्लेन करना है कैसे। तो आंसर देखिए बच्चों। देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। द क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी इज यूजफुल, लाभदायक है। चूंकि इट हेल्प्स, ये मदद करता है,
टू क्लासीफाई, वर्गीकृत करने में, चूँकि ये वर्गीकृत करने में मदद करता है, बांटने में मदद करता है। किसकी? द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग कामकाज की। दैट आर टेकन अप बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा लिए गए हैं, जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इन द कंट्री, देश के अंदर। एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा। एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा। ईच सेक्टर कंट्रीब्यूट, हर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, देश की ग्रोथ के अंदर। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण भी होता है। बिकॉज इट हेल्प्स, चूंकि ये मदद करता है। इन असर्टिंग दैट विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट, पता लगाने में कि कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। इन द जीडीपी, जीडीपी के अंदर। एंड विच सेक्टर, और कौन सा सेक्टर हैज़ द स्कोप, स्कोप रखता है। टू एम्प्लॉय मोर पीपल, ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का। एंड इंक्रीज द नेशनल इनकम, और राष्ट्र की आमदनी को बढ़ाने का। क्या आंसर हो गया बच्चों, देखिए। एक बार और देख लीजिएगा आंसर को। द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का वर्गीकरण इनटू प्राइमरी, प्राइमरी में सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर इज यूजफुल, लाभदायक है। चूँकि इट हेल्प से मदद करता है टू क्लासीफाई, वर्गीकृत करने में। द डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग पेशों को। दैट आर टेकन अप, जिनको किया जाता है बाय पीपल, लोगों के द्वारा। इन द कंट्री, देश के अंदर। एंड हाउ मच ईच सेक्टर, और कितना ज़्यादा प्रत्येक सेक्टर कंट्रीब्यूट, योगदान देता है टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, देश की वृद्धि के अंदर। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण भी है। बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प से मदद करता है इन असर्टिंग, पता लगाने में। दैट विच सेक्टर, की कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट, योगदान देता है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। इन द जीडीपी, जीडीपी के अंदर। एंड विच सेक्टर, और कौन सा सेक्टर हैज़ द स्कोप, स्कोप रखता है टू एम्प्लॉय, रोजगार देने का, मोर, ज़्यादा पीपल, लोगों को। एंड इंक्रीज द नेशनल इनकम, और राष्ट्र की आमदनी को बढ़ाने का। 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर ईच ऑफ द सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर दैट वी के मैक्रोस इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर के अंदर जिन पर हम आए, जिनको हमने पढ़ा। 3 सेक्टर आपने पढ़े। वाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, क्यों हर किसी को फोकस करना चाहिए रोजगार के ऊपर, जीडीपी के ऊपर। कुड देयर बी अदर इशूज़, क्या दूसरे मुद्दे भी हो सकते हैं। विच शुड बी एग्जामाइंड, जिनको एग्जामाइन किया जाए, जिनका निरीक्षण किया जाए। डिस्कस, उन मुद्दों को भी डिस्कस कीजिए कि इन सेक्टर के अलावा और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो एग्जामाइन किए जाने चाहिए। देखो आंसर, देखो बच्चों। एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी आर टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, रोजगार और जीडीपी 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के रोजगार के अंदर। एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी आर यूज्ड, रोजगार और जीडीपी को प्रयोग किया जाता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने में। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को। एंड नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, और एक देश की नेशनल इनकम को। इफ, यदि ए कंट्री हैज ए हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, अगर एक देश हाई एम्प्लॉयमेंट रेट को रखता है। इट्स जीडीपी, इसकी जीडीपी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आमदनी।
एंड पर कैपिटा इनकम, और प्रति व्यक्ति आय विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? अगर रोजगार ज़्यादा होंगे तो लोगों की आमदनी होगी, सीधी सी बात है। लोगों की आमदनी होगी तो जीडीपी भी ज़्यादा होगी, नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, और प्रति व्यक्ति आय, हर आदमी के हिस्से में आने वाली आमदनी भी ज़्यादा होगी। हैंस अतः दीज आर द टू थिंग्स, ये दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी? जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। विच हैव बीन गिवन मेजर इम्फेसिस, जिनके ऊपर ज़्यादा दबाव दिया गया इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में। अदर इशूज, दूसरे मुद्दे विच शुड बी एग्जामाइंड, जो एग्जामाइन किए जाने चाहिए, आर एज फॉलोज, निम्न प्रकार हैं। पहला मुद्दा है हेल्थ एंड फैसिलिटी, दूसरा है एजुकेशन है, पुअर्टी है, फूड प्रोडक्शन और नरिशमेंट, इनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर को देखिए बच्चों, क्या है इसमें। मेक ए लॉन्ग लिस्ट, एक लंबी लिस्ट बनाइए, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, सभी प्रकार के कामकाज की, दैट यू फाइंड, जो आप पाते हो, अडल्ट्स अराउंड यू, जो नवयुवक हैं, बड़े हैं। अडल्ट्स कौन होते हैं? वे आदमी जिन्होंने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए। अगर आप अडल्ट्स को पाते हैं अराउंड यू, अपने चारों तरफ, डूइंग फॉर ए लिविंग, जीविका के लिए काम काज करते हुए, इन वोट वे, किस तरीके से, कैन यू क्लासीफाई, तुम वर्गीकृत कर सकते हो, दैम, उनको, जिन अडल्ट्स को, जिन नवयुवकों को आप अपने चारों तरफ पाते हो, उन्हें आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, कैसे वर्गीकृत कर सकते हो। एक्सप्लेन योर चॉइस, अपनी चॉइस को एक्सप्लेन करो। आंसर देखो बच्चों। द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग, एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म की जाती है, फॉर ए लिविंग, सजीव के लिए, आर क्लासिफाइड, उसे वर्गीकृत किया जाता है, इनटू 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वैन वी सी, जब हम देखते हैं, पीपल, लोगों को, अराउंड अस, अपने चारों तरफ, वी कैन क्लासीफाई, हम वर्गीकृत कर सकते हैं, देयर एम्प्लॉयमेंट, उनके रोजगार को, देयर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, उनके रोजगार वाले सेक्टर को, इन ईदर ऑफ द 3 क्लासिफिकेशन, इन तीनों वर्गीकरण में से किसी में भी। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, जैसे गतिविधि है साफ सफाई करने की, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, सेलिंग वेजिटेबल, सब्जियों का बेचना, आर एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ये सब प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, माल का बनाना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। टीचिंग, पढ़ाना, माइनिंग, खान से कुछ निकालना, जैसे कोयले की खान से कोयला निकाला जाता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आर ऑल एग्जाम्पल, ये सब उदाहरण हैं ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, ये सेवा सेक्टर के सब उदाहरण हैं। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। हाउ इज़ द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट, किस प्रकार से एक सेवा सेक्टर अलग है, फ्रॉम अदर सेक्टर, इलस्ट्रेट विद ए फ्यू एग्जाम्पल। सीधी सी बात है, प्राइमरी सेक्टर में भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, ज़मीन से कुछ निकालते हैं, ज़मीन से जुड़ा काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग में रूप बदला जाता है, वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है। लेकिन सर्विस सेक्टर में सर्विस दी जाती है, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता। यही बात लिखनी है आपने आंसर में। अब देखिए बच्चों 9th का आंसर क्या दिया हुआ है। ये देयर लिखना है, दा नहीं, THERE ऊपर।
देयर आर एक्टिविटीज गतिविधियां हैं, देयर आर एक्टिविटीज गतिविधियां हैं दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट, जो मदद करती हैं इन द डेवलपमेंट, विकास में, ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के, आर कॉल्ड कही जाती हैं, टर्शियरी सेक्टर, उसे हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। देखो प्राइमरी सेक्टर में जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक किसान गन्ने की फसल पैदा करता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, फैक्ट्री तक लेके जाना है। फैक्ट्री सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, उसने शुगर केन से चीनी बनाई, चीनी मार्केट तक जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत, तो ट्रांसपोर्टेशन दोनों में हेल्प कर रहा है। तो जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर इसमें हेल्प प्रोवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। वो एक्टिविटी टर्शियरी एक्टिविटी होती है। इनमें खास बात क्या है, दीज एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट, अलग होती हैं, किससे, फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी से अलग होती है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में तो प्रोडक्शन होता है, ये जबकि यहाँ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता। दीज एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटियाँ बाय दैम सेल्फ, खुद में, डू नॉट प्रोड्यूस, प्रोडक्शन नहीं करती, ए गुड, एक माल का, बट दे आर, बल्कि में, आर होती हैं, एनेड, एक मददगार, यानी एक सपोर्ट होती हैं, फॉर द प्रोडक्शन, निर्माण के लिए, फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, निर्माण की प्रक्रिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, माल जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में बनता है, वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, उसे क्या होगा, वुड नीड, जरूरत होगी, टू बी ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट किए जाने की, बाय ट्रक और ट्रेन, ट्रक या रेलगाड़ी के द्वारा, एंड देन सोल्ड, और फिर उसे बेचे जाने की, इन होलसेल, होलसेल में, एंड रिटेल शॉप, और रिटेल शॉप पर। दीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, एंड शॉपकीपर्स, और दुकानदार कम आते हैं, अंडर द टर्शियरी सेक्टर, सेवा वाले सेक्टर में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, वे माल नहीं बनाते, बट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सेलिंग, बेचने में, एंड ब्रिंगिंग दोज गुड्स, और उन माल को लाने में, टू द मार्केट, बाजार तक। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना आपने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझते हो, बाय डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट से। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ समझाइएगा, ईच फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरिया, प्रत्येक जगह पर, अर्बन और रूरल एरिया दोनों जगह। आंसर देखो, द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, कम रोजगार वाली परिस्थिति, वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग, जहाँ पर लोग दिखाई देने के तौर पर काम कर रहे होते हैं, यानी दूसरों को देख के लगता है कि ये जॉब कर रहे हैं, इनको पूरा काम मिल रहा है, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन उन सबसे उनकी सामर्थ्य से कम काम कराया जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं,
इज कॉल्ड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये क्या पढ़ा था हमने बुक में बच्चों? मान लीजिए किसी के पास में 5 बीघा ज़मीन है, उसमें सिर्फ 2 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर 5 है, पाँचों काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है सबको कामकाज मिल रहा है, जबकि 3 लोग एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं और जो 2 पूरा टाइम काम कर सकते थे उनके हिस्से में काम कम आ रहा है, तो अपनी पूरी सामर्थ्य से काम नहीं कर पा रहे। 3 लोग बिना वजह लगे हुए हैं। तो ये वाली जो बेरोजगारी है इसी को डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया। इन दिस केस, इस केस में द पर्सन कंसिडर्स, लोग सोचते हैं, हिमसेल्फ, खुद को, एम्प्लॉयड, काम पर लगे हुए, बट इज एक्चुअली नॉट वर्किंग, लेकिन वास्तव में काम नहीं कर रहे होते हैं। इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ पर खेती बाड़ी ही आमदनी का मुख्य स्रोत है। द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्रकार, कैन बी सीन, देखी जा सकती है, ऑफ अन, अक्सर। इफ ए पीस ऑफ लैंड रिक्वायर्स ओनली 3 पीपल, अगर जमीन के एक टुकड़े पर 3 लोगों की जरूरत है टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन इट इस पर, एंड इंस्टेड ऑफ, और इसकी बजाय क्या हो रहा है, 5 पीपल आर वर्किंग, 5 लोग काम कर रहे हैं ऑन इट इस पर। देन द 2 एक्स्ट्रा पीपल, तब ये 2 एक्स्ट्रा लोग आर सैड, कहे जाते हैं, टू बी इन ए सिचुएशन, एक सिचुएशन में होते हुए, किसकी, ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अर्बन में देखो जी, अर्बन में भी पूछा था। इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन, डिस्कस्ड, बेरोजगारी को देखा जाता है, वैन, जब, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब क्या हो जाएं, आर अनेबल, अयोग्य होते हैं, टू फाइंड वर्क, काम ढूंढने में, ऑन डेली बेसिस, रोज के आधार पर, रोज काम ही नहीं मिल रहा है इनको, एंड वर्क, और ये काम करते हैं, और उनका जो वर्क वे होता है, काम का तरीका, ये क्या हो जाता है, लेस देन, कम होता है, देयर पोटेंशियल, उनकी सामर्थ्य से ही। एक आदमी 8 घंटे काम कर सकता था, लेकिन उसको घूम घाम करके 2 ही घंटे का काम मिला। तो इस प्रकार की ये जो बेरोजगारी कही शहरी क्षेत्र के अंदर, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाया। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट 11 क्वेश्चन क्या पूछा है 11 में, डिस्टिंक्स, डिस्टिंक्स क्या होता है, अंतर बताइएगा, बिटवीन एन ओपन एम्प्लॉयमेंट, ओपन एम्प्लॉयमेंट में, एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, इनमें अंतर बताना है आपको कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, तो पूरे टाइम के लिए किसी को रोजगार नहीं मिला, घर फ्री बैठा है, काम नहीं है करने के लिए। और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आपने देखा था कि काम है लेकिन उसकी सामर्थ्य के अनुसार नहीं है, 8 घंटे काम कर सकता है, 2 घंटे का मिल गया, रोज ना मिल करके कभी कभी मिल गया, और पूरी तरीके से नहीं मिला तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाता है, सामर्थ्य के अनुसार पूरा नहीं मिलता, तो उसको हम कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो समझो आंसर को, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, इज वन, वो होती है जहाँ पर ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क, एक आदमी काम करने का इच्छुक होता है,
इज एजुकेटेड पढ़ा लिखा भी होता है, बट अनेबल लेकिन अयोग्य है, किस चीज़ के लिए? टू गेट ए जॉब, एक नौकरी को पाने के लिए, एक जॉब को पाने के लिए। पढ़ा लिखा भी है, काम करने की इच्छा भी रखता है, लेकिन जॉब नहीं है। एंड वर्क, और काम नहीं है। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार की बेरोजगारी, इज होती है विजिबल, दिखाई देने वाली। इस प्रकार की बेरोजगारी विजिबल होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो डिस्गस्ड वाली बेरोजगारी है, इज होती है व्हेन ए पर्सन इज अप्रेंटली वर्किंग, जहाँ पर एक आदमी दिखाई देने के तौर पर, अप्रेंटली कहते हैं दिखाई देने के तौर पर, वर्किंग काम कर रहा होता है। बट इज मेड टू वर्क, लेकिन उसको काम कराया जाता है लेस देन हिज और हर पोटेंशियल, उसकी सामर्थ्य से कम। दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार का रोजगार, इज क्वाइट एविडेंट, स्पष्ट तौर पर कहाँ होता है? इन विलेजेज, गाँव में। वेयर, जहाँ पर पीपल वर्किंग इन द फार्म्स, लोग जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, कंसीडर देमसेल्व्स, अपने आप को सोचते हैं, एम्प्लॉयड, काम पर लगे हुए, बट आर एक्चुअली, लेकिन वास्तव में होते हैं, वर्किंग, काम कर रहे, लेस देन देयर पोटेंशियल, अपनी सामर्थ्य से कम, लेकिन वास्तव में वे अपनी सामर्थ्य से कम काम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 12, tertiary sector is not playing any significant role in the development of Indian economy. Tertiary sector is not playing, ये सर्विस सेक्टर प्ले नहीं कर रहा है, निभा नहीं रहा है एनी सिग्निफिकेंट रोल, कोई महत्वपूर्ण भूमिका, इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में। डू यू एग्री, क्या तुम सहमत करते हो इस बात से? नहीं भाई, सहमत नहीं करते। सर्विस सेक्टर की तो बहुत बड़ी भूमिका है देश की जीडीपी को बढ़ाने में, देश के डेवलपमेंट को बढ़ाने में। अब आपने कारण देने हैं, जो आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं सहमत करते। गिव रीजन, कारण दीजिए इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने जवाब की सपोर्ट में कारण दीजिएगा। तो पहले तो मना कर दिया हमने, नो, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। द टर्शियरी सेक्टर इज प्लेइंग, सर्विस सेक्टर निभा रहा है क्या? ए सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन द डेवलपमेंट, विकास में, ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के। इन द ईयर 2003, वर्ष 2003 में, द टर्शियरी सेक्टर रिप्लेस्ड द प्राइमरी सेक्टर, सेवा सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस किया। एज द मोस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द कंट्री, देश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में। ए फ्यू रीजन, कुछ कारण, टू सपोर्ट दिस, इसको सपोर्ट करने के, आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। पहला कारण देखिए, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कैन ओनली फ्लोरिश, प्राइमरी और सेकेंड सेक्टर केवल तभी तरक्की कर सकते हैं अगर द टर्शियरी सेक्टर इज देयर, अगर टर्शियरी सेक्टर वहाँ पर है, टू सपोर्ट दैम, उनकी सपोर्ट करने के लिए। किसान ने गन्ना पैदा कर लिया, उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ना हो फैक्ट्री तक, तो गन्ने को बेचना मुश्किल हो जाएगा। फैक्ट्री में माल बन जाता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि उसे बाजार में ले जाके बेचा जाए, तो माल बेचने में दिक्कत आएगी।
तो सर्विस सेक्टर तो दोनों सेक्टर को फ्लोरिश कराता है। अगर मैं अपनी तरक्की चाहते हैं तो उनकी सपोर्ट कौन करता है? सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर के बिना तो दोनों ही सेक्टर बेकार हो गए। दूसरा कारण देखिए, द टर्शियरी सेक्टर एड्स अप लॉट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। टर्शियरी सेक्टर ने बढ़ा दी है अत्यधिक नेशनल इनकम को ऑफ द कंट्री, देश की। तीसरी बात, एजुकेशन, शिक्षा, विच इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, जो हर चीज़ का आधार है, कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर, वो टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। ए पर्सन वर्किंग, एक आदमी जो काम कर रहा होता है एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, कम अंडर द टर्शियरी सेक्टर, वो टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। फोर्थ पॉइंट, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराता है टू द पीपल, लोगों को, इन द कंट्री, देश के अंदर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में क्या पूछा? सर्विस सेक्टर इन इंडिया, भारत के अंदर सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, दो अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। हु आर दीज, ये कौन है? आंसर देखिए, सर्विस सेक्टर इन इंडिया, भारत के अंदर सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज काम देता है, नौकरी देता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, दो अलग अलग प्रकार के लोगों को। दीज पीपल आर, ये लोग हैं, कौन है? हाईली स्किल्ड लेबर, ज़्यादा योग्यता वाले मजदूर, जो हाईली स्किल्ड होते हैं। कुछ लेबर होती है हाईली स्किल्ड, कुछ होती है लेस स्किल्ड, कुछ में योग्यता होती है, काम की सूझबूझ होती है, कुछ को बस मेहनत करनी होती है, काम की सूझबूझ नहीं होती। तो हाईली स्किल्ड लेबर जो एक्सपर्ट हैं उसके, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल हैं टीचर हैं, बैंकर है, आईटी ऑफिशियल्स हैं। दीज पीपल आर परमानेंटली एम्प्लॉयड, ये परमानेंटली एम्प्लॉयड होते हैं। इनका नॉलेज बढ़ता रहता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जितने पुराने होते जाते हैं उतना बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो वहाँ पर ये क्या रहते हैं? परमानेंट रखा जाता है इनको, इनके बिना काम नहीं चलता। अब सेकंड देखिए, लेस स्किल्ड लेबर, कम निपुणता वाले लेबर, विच इंक्लूड्स वेंडर, जिनमें हैं वेंडर, विक्रेता, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ईटीसी आदि। दीज पीपल आर नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड, ये परमानेंटली कार्यरत नहीं होते। अब बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा गया है, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड, मजदूरों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, अत्याचार किया जाता है उनके ऊपर। इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई टाइम निश्चित नहीं है, काम टाइम से ज़्यादा लिया जाता है, ओवर टाइम वेजेज उनको नहीं दी जाती, रिटायरमेंट्स बेनिफिट नहीं दिए जाते, कभी भी उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो बहुत अत्याचार है वहाँ पर वर्कर्स पर। डू यू एग्री विद दिस व्यू, क्या तुम इस व्यू के साथ एग्री करते हो? हाँ जी करते हैं, बिल्कुल। क्या रहा है, करते हो तो भाई आगे बताओ। गिव रीजन्स, कारण दो, इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने जवाब की सपोर्ट में। अब 14 का आंसर बताइए। देखो बच्चों, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो विशेषता होती है वो स्मॉल, छोटा होता है, स्कैटर्ड, बिखरी हुई यूनिट है, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो बड़े स्तर पर
सरकार के कंट्रोल से बाहर होती हैं। रूल रेगुलेशन तो सरकार ने बता दिए, पर जब कंट्रोल में नहीं है तो ये पालन नहीं करते उनका, अपने ऊपर लागू ही नहीं कर रहे हैं। देयर आर रूल एंड रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन तो होते हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड, लेकिन इनका अनुसरण नहीं किया जाता। जॉब्स हियर आर लो पेड, नौकरियां यहाँ पर लो पेड होती हैं, एंड नॉट रेगुलर, और रेगुलर नहीं होती। हैंस अतः इट करेक्ट टू से, ये कहना सही है, दैट द वर्कर्स कि कर्मचारी क्या हो रहे हैं, दैट द वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड, कि कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहा है इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बिकॉज मोर वर्क इज टेकन, चूंकि ज़्यादा काम लिया जाता है फ्रॉम दैम, उनसे। इन कंपैरिजन टू, तुलना में, वोट दे आर पेड, जो उन्हें दिया जाता है, जो उन्हें दिया जाता है उसकी तुलना में उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। दे हैव नो प्रोविज़न, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं होता, और एक्स्ट्रा पे या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होता उनको फॉर ओवर टाइम के लिए। एंड नो मेडिकल बेनिफिट्स, और कोई मेडिकल बेनिफिट्स भी नहीं होता। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या इन वर्किंग कामकाज में, इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर, इज है दैट देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी निकाल दिया जा सकता है उनको। 14 के बाद 15 देखिए बच्चों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ आर द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, किस प्रकार से गतिविधियां अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत की जाती हैं ऑन द बेसिस, आधार पर, ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, रोजगार की कंडीशन की। आंसर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, रोजगार की कंडीशन के आधार पर, द इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर, अर्थव्यवस्था को 2 सेक्टर में बांटा जा सकता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें वे एंटरप्राइज होते हैं, वे संगठन होते हैं रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। और ये हैव एन एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और एम्प्लॉय फ्रेंडली वातावरण को रखते हैं। यानी एम्प्लॉय फ्रेंडली क्या होता है, एम्प्लॉय को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, उनके हिसाब से होता है वातावरण, उनके लिए जो सूटेबल होता है उसको बोल दिया एम्प्लॉय फ्रेंडली। एंड आर प्रोवाइडेड विद द वेरियस फैसिलिटीज़, और उनको अनेक प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है हाई वेजेज, ज़्यादा मजदूरी देना। सेकंड देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट, छोटी और बिखरी हुई यूनिट, विच आर टेम्परेरी, जो टेम्परेरी है, एंड एम्प्लॉय इन दिस सेक्टर, और कर्मचारी जो इस सेक्टर के अंदर होते हैं, आर पेड लेस, उनको कम भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, रोजगार की कंडीशन की तुलना कीजिए, प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो प्रिवेल कर रही हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कौन कौन से रोजगार हैं जो आते हैं ऑर्गेनाइज्ड में और अनऑर्गेनाइज्ड में।
सॉरी, क्या कंडीशंस है ऑर्गेनाइज्ड में और अनऑर्गेनाइज्ड में? तो ऑर्गेनाइज्ड में तो यही है कि वहाँ पर मजदूरी क्या होती है, हाई होती है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर, जॉब वहाँ परमानेंट है। हर रोज़ उन्हें काम नहीं ढूंढना। दे आर नॉट लाइबल टू लुक फॉर ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम ईच डे। हर दिन उनको नया सोर्स इनकम का नहीं देखना होता है। तो क्या पढ़ा हमने इसमें? इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर में द एम्प्लॉय आर गिवन, कर्मचारियों को दिया जाता है हाइयर वेजेज, ज़्यादा ऊंची मजदूरी, और ज़्यादा क्या, मेडिकल फैसिलिटी, ए हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट, एंड देयर जॉब आर परमानेंट। दे आर नॉट लाइबल में योग्य नहीं होते टू लुक फॉर ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम ईच डे, हर दिन आमदनी के नए सोर्स को ढूंढने के लिए, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड में इनमें से कोई बात नहीं होती। देखो अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में द वेजेज आर लो, मजदूरी कम होती है, द एम्प्लॉय आर एक्सप्लॉइटेड, कर्मचारियों पर अत्याचार किया जाता है, नो एक्स्ट्रा इनकम, कोई एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है, फॉर एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन, जो एक्स्ट्रा समय दिया जाता है उसके लिए, नो मेडिकल फैसिलिटीज़, कोई मेडिकल फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड, नहीं प्रोवाइड की जाती, एंड द वर्क एनवायरनमेंट इज़ अनहेल्थी, और काम करने का जो वातावरण है वो भी अस्वस्थ होता है, अनहेल्थी होता है। अब आगे बच्चों आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005। नरेगा क्या है? ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये गारंटी एक्ट है जी एम्प्लॉयमेंट के लिए 2005। इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर देखो, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये कानून का नाम हो गया, वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसको लागू किया गया था विद एन एम, मकसद के साथ, टू एंश्योर, कौन सा मकसद था? ये इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना चाहते थे? टू एंश्योर देखिए बच्चों, गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन के रोजगार की गारंटी को इंश्योर करने के लिए के मकसद से इसको 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन द ईयर, इन ए ईयर, एक साल के अंदर, टू ऑल दोज हु आर इन नीड, वे सभी जो ज़रूरतमंद होते हैं ऑफ वर्क, काम के, उनको 100 दिन की क्या दी जाती है? गारंटी दी जाती है। और क्या दर्शाता है ये देखिए, इट ऑल्सो स्टेट्स, ये दर्शाता है दैट इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, कि रोजगार ना दिए जाने वाले केस के अंदर, अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत, एम्प्लॉयमेंट वेजेज विल बी गिवन, एम्प्लॉयमेंट मजदूरी दी जाएगी, टू दोज, उनको, लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार के रहे, जो बेरोजगार छूट गए। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अतिरिक्त रोजगार के मौके, नीड टू बी क्रिएटेड, उन्हें क्रिएट करने की आवश्यकता होती है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन विलेजेज, गाँव में, एंड स्मॉलर टाउन्स, और छोटे कस्बों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा बच्चों, यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर area, compare and contrast that activities and function of the private and public sector। एग्जाम्पल यूज़ करते हुए अपने एरिया से कंपेयर करिएगा और कंट्रास्ट कीजिए उन एक्टिविटी को और उन कामकाजों को, किनके? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के। चलो जी, अब आपने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में फ़र्क बताना है अपने यहाँ, जो आप देखते हैं।
18 का आंसर देखिए। इन द प्राइवेट सेक्टर में द एसेट्स एंड इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल। संपत्तियों को और इंडस्ट्री किसके द्वारा ओन्ड होती है, कौन मालिक होता है, किसके द्वारा मालिकाना हक में रखी जाती हैं, बाय इंडिविजुअल, व्यक्तियों के द्वारा। एंड इन द पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्री को और एंटरप्राइज को आर ओन्ड, मालिकाना हक में रखा जाता है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर काम करता है टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए। एंड द पब्लिक सेक्टर वर्क, और पब्लिक सेक्टर काम करता है टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू द पब्लिक को फैसिलिटी देने के लिए। एंड टू अर्न प्रॉफिट, और लाभ को कमाने के लिए। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर के कॉमन उदाहरण हैं दैट वी कैन सी, जिन्हें हम देख सकते हैं, अराउंड अस, अपने चारों तरफ में, क्या हैं, आर गवर्नमेंट बैंक, में सरकारी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल हैं, एंड इंडियन रेलवेज हैं। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर के कॉमन एग्जाम्पल्स दैट वी कैन सी, जिन्हें हम देख सकते हैं, अराउंड अस, अपने चारों तरफ, आर IT कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, मॉल्स हैं, एंड मल्टीप्लेक्स हैं, ETC आदि। 19 देखिए। डिस्कस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल, डिस्कस करनी है, भरनी है ये निम्नलिखित टेबल। गिविंग वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हुए। ईच फ्रॉम योर एरिया, प्रत्येक अपने एरिया से। तो जो आप देखते हैं अपने आधार पे कि पब्लिक सेक्टर में आप अपने यहाँ क्या देखते हैं, वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर में वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या देखते हैं आप, कोई सरकारी डिपार्टमेंट देखते हो, अगर आप अपने आसपास में आपने ऑब्जर्व किया हो। आपको अगर लगता है जी गवर्नमेंट स्कूल वेल मैनेज्ड है, तो आप इसमें गवर्नमेंट स्कूल भर दीजिए। बैडली मैनेज्ड में आप देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो आप वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। या वेल मैनेज्ड में आपको लगता है नहीं ये तो वेल मैनेज्ड नहीं है गवर्नमेंट स्कूल, तो जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं पब्लिक सेक्टर का, वो आप इधर लिख देंगे। प्राइवेट सेक्टर में वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या देख रहे हैं, और बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये फील करेंगे आप। अपनी सोच के आधार पर लिखेंगे, सब बच्चों का आंसर अलग हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ट्वेंटी में गिव ए फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण देने हैं पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी के। एंड एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करना है वाई द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, कि सरकार ने क्यों, कि सरकार ही उनको क्यों लेती है, हैज़ टेकन अप देम। देखो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता इन कामों को, जैसे सड़क बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक वेलफेयर भी देखना होता है प्रॉफिट के अलावा। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट को देखता है, पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं करता। सरकार को पब्लिक वेलफेयर की बात करनी होती है, इसलिए पब्लिक सेक्टर की देखरेख गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। देखो आंसर, द पब्लिक sector's activities are set for the betterment of the public itself। पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ को सेट किया गया फॉर द बेटरमेंट, बेहतरी के लिए, ऑफ द पब्लिक इटसेल्फ, खुद पब्लिक की। द रीज़न, कारण, गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप द पब्लिक सेक्टर, की सरकार ने क्यों लिया पब्लिक सेक्टर को, इज है, सो दैट, जिससे कि प्रॉपर फैसिलिटीज़, बेहतर फैसिलिटी, कैन बी प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराई जा सके, टू द पीपल, लोगों को, ऑफ द कंट्री, देश के। बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, इरीगेशन सिंचाई की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एंड ऑल द बेसिक थिंग्स, और सारी आधारभूत चीज़ें दैट आर नेसेसरी, जो जरूरी हैं फॉर पीपल, लोगों के लिए, कम अंडर द पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। एंड प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटी टू इट्स सिटीजन, ये प्रोवाइडिंग लिखना है। एंड प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटी, और इन फैसिलिटी को उपलब्ध कराना, टू इट्स सिटीजन्स, अपने नागरिकों को, इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की।
21 देखिए बच्चों, 21 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। किस प्रकार से पब्लिक सेक्टर योगदान देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक राष्ट्र के। आंसर देखिएगा, द पब्लिक सेक्टर इज द सेक्टर, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारतीय सरकार के अंतर्गत आता है। द रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार के द्वारा जिम्मेदारी लेने का कारण है ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर की, इज है बिकॉज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों की आधारभूत आवश्यकता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ऑल फाल, सब के सब आते हैं अंडर दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में। एंड इफ दीज डिपार्टमेंट आर लेफ्ट, अगर इन विभागों को छोड़ दिया जाता है अनअटेंड, बिना प्राप्त किए, इट विल रिजल्ट, ये परिणाम देगा इन द डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की गिरावट में, ऑफ ए कंट्री, एक देश की। बिकॉज द ग्रोथ ऑफ द कंट्री वुड स्टॉप, क्योंकि देश की तरक्की रुक जाएगी। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लोगों के विकास पर। एंड इफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, और अगर लोगों को आधारभूत ज़रूरतों से वंचित कर दिया जाता है, द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश का आर्थिक विकास, वुड बी अफेक्टेड, प्रभावित होगा। गवर्नमेंट इनकरेजेज स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री, सरकार छोटी और बड़े स्तर की इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है टू फ्लोरिश, फलने फूलने के लिए, एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार उपलब्ध कराती है अंडर दिस सेक्शन, इस वर्ग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर्मचारी, नीड प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, ऑन द फॉलोइंग इशू, निम्नलिखित मुद्दों के ऊपर, वेजेज, मजदूरी के ऊपर, सेफ्टी पर, हेल्थ पर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ समझाइए। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को करेक्टराइज किया गया बाय स्मॉल एंड स्केटर्ड, छोटी और बिखरी हुई यूनिट के रूप में, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो बड़े स्तर पर सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदे कानून होते हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड, बल्कि इनका अनुसरण नहीं किया जाता। द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कर्मचारियों को नीड, ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा की। सुरक्षा की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या आंसर है आपका। अब सबसे पहला मुद्दा अपने वेजेज को लेना है, वेजेज के आधार पे आप बताइएगा। द इनकम ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट फिक्स्ड, आमदनी वर्कर की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स नहीं होती, एंड दे आर बेयरली एबल टू मीट, और में मात्र योग्य हो पाते हैं, टू मीट, पूरा करने में, द नीड्स, ज़रूरतों को, टू लीड ए डिसेंट लाइवलीहुड, जीविका चलाने वाली ज़िंदगी की ज़रूरतों को। हैंस प्रॉपर एंड फिक्स्ड वेजेज, अतः उचित और फिक्स मजदूरी, शुड बी गिवन, दी जानी चाहिए, टू दीज वर्कर्स, इन कर्मचारियों को, सो दैट, जिससे कि दे कैन ग्रो, वे ग्रो कर सके, एंड कॉन्ट्रीब्यूट, और योगदान दे सके, टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, देश की तरक्की में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए पेंटर ओनली, ए पेंटर ओनली गेट्स पेड द वेजेज, एक पेंटर मात्र गेट्स पाता है, गेट्स पेड, एक पेंटर को मात्र भुगतान किया जाता है द वेज, मजदूरी का,
फॉर द डेज उन दिनों के लिए जिनके लिए ही वर्क्स वो काम करता है, एंड द अदर डेज और अन्य दिन ही जॉबलेस वो जॉबलेस रहता है, कोई कामकाज नहीं, एंड इज एबल टू अर्न नथिंग और कुछ भी कमाने के योग्य नहीं होता। अगला इशू है हमारा सेफ्टी। नो सेफ्टी इज प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कोई सेफ्टी नहीं दी जाती उन लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एंड एनी वन कैन बी फायर्ड, और किसी पे भी फायर किया गोली चलाई जा सकती है। एंड रिमूव्ड फ्रॉम देयर वर्क, और उन्हें उनके काम से निकाला जा सकता है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबरर्स मजदूरों की ज़रूरतों के हिसाब से, ज़रूरत नहीं है तो निकाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ए लेबर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, एक मजदूर जो काम कर रहा होता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, इज लेफ्ट विद नो वर्क, उसे बिना काम के छोड़ दिया जाता है। वंस एक बार द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड हैज़ नो गारंटी, और वो कोई गारंटी नहीं रखता ऑफ गेटिंग द वर्क अगेन, फिर से काम को पाने की। अब अगला इशू है हमारा हेल्थ। हेल्थ स्वास्थ्य। हेल्थ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण फैक्टर है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ऑफ द कंट्री, देश की। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज गिवन नो मेडिकल सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई मेडिकल सिक्योरिटी नहीं दी जाती। एंड इफ़ एनी एक्सीडेंट अगर्स, अगर कोई एक्सीडेंट घट जाता है, कोई घटना घट जाती है, वाइल दे आर वर्किंग, जब वे काम कर रहे होते हैं, द एम्प्लॉयर इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल, नियोक्ता यानी मालिक जिम्मेदार नहीं होता फॉर देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, देयर इज़ नो सिक लीव, कोई बीमारी की छुट्टी नहीं होती फॉर लेबरर्स मजदूरों के लिए, वर्किंग ऑन डेली वेजेज, जो रोज़ के आधार पर काम कर रहे होते हैं। 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, ए स्टडी इन अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर एक अध्ययन फाउंड पाया दैट आउट ऑफ द 15 लाख वर्कर्स इन द सिटी, कि शहर में 15 लाख कर्मचारियों में से 11 लाख वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 11 लोगों ने काम किया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। द टोटल इनकम ऑफ द सिटी इन द ईयर 1997 से 1998 तक वाज ₹60,000, 60,000 रुपये, 60,000 मिलियन थी। आउट ऑफ दिस, इसमें से 32,000 मिलियन वाज जनरेटेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। 32,000 कहाँ से जनरेट हुई, कहाँ पैदा हुई थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। प्रेजेंट दिस डेटा, इस डेटा को आपने दर्शाना है एज ए टेबल, एक टेबल के रूप में। व्हाट काइंड ऑफ वेजेस शुड बी थॉट, किस प्रकार की के तरीकों को, वेज किस प्रकार के वेज को, तरीकों को, शुड बी थॉट सोचा जाना चाहिए। फॉर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा रोजगार को जनरेट करने वाला, इन द सिटी, शहर में। तो ये टेबल में दर्शाना है जी, कॉलम बना लिए टोटल वर्कर के, वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड में, टोटल इनकम, इनकम जनरेटेड ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनकम जनरेटेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पहले कॉलम बना लीजिए, अब डेटा फिल करते जाइए। देखो अहमदाबाद में बताया था कुल कितने कर्मचारी हैं जी, 15 लाख, तो टोटल में आप 15 लाख लिख लीजिए पहले। 11 लाख वर्कड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 11 लोग कहाँ पर काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वाला कॉलम है, इसमें आप 11 लाख लिख दीजिए, 11 लाख मिलियन। सिर्फ 11 लाख है, मिलियन नहीं यहाँ पर। तो 15 में से 11 लाख तो यहाँ पर हो गए अनऑर्गेनाइज्ड में। द टोटल इनकम ऑफ द सिटी इन द ईयर 1997-98 कितनी है, 60,000 मिलियन। तो टोटल इनकम वाले कॉलम में हमने भर दिया जी ये उठा करके 60,000 मिलियन।
फिर आगे, आउट ऑफ दिस, इसमें से 32,000 मिलियन वाज जनरेटेड इन द ऑर्गेनाइज्ड, तो 60 में से जनरेट जो हो रही है ऑर्गेनाइज्ड में 32, तो अनऑर्गेनाइज्ड में कितनी बच गई? 60 माइनस 32, 28 बच गई, अनऑर्गेनाइज्ड में चली गई। ये टेबल में हमने डेटा को प्रेजेंट कर दिया क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन में बताया गया है। अब नीचे देखिए, द टेबल क्लियरली शोज, ये टेबल स्पष्ट दिखाती है दैट द इनकम जनरेटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि आमदनी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरेट हो रही है इज क्लोज टू 50%, वो 50% के आसपास है। अगर ये 32,000 है तो ये 28,000 है, आसपास पहुंच रही है। ऑफ द टोटल इनकम ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद की टोटल इनकम के, देखो टोटल इनकम 60,000 है, 60,000 का आधा 30 बैठता है, तो 30 के आसपास है 28। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, मोर इंडस्ट्री, ज़्यादा इंडस्ट्री शुड बी सेटअप की जानी चाहिए। प्रॉपर एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल, सभी को उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रॉपर फैसिलिटी अंडर द पब्लिक सेक्टर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल, सभी को प्रॉपर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है जो। अब ये 24th है, क्वेश्चन नंबर 24। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द जीडीपी इन रुपीज बाय द 3 सेक्टर। ईयर दे रखे हैं जी 2000-2013। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जीडीपी दे रखी है करोड़ में, 52,000 करोड़ थी, यहाँ पर 8,05,000 करोड़। सेकेंडरी सेक्टर में ये थी, टर्शियरी सेक्टर में 2000 में ये, 2013 में ये। इस तरीके से डेटा अवेलेबल है आपको। पूछ क्या रहे हैं? कैलकुलेट द शेयर ऑफ द 3 सेक्टर इन जीडीपी। जीडीपी में 2000-2013 में कितना हिस्सा है? अब आंसर लिखना आपने, ये 1950 नहीं लिखना आपने, बल्कि इसको क्या लिखना है? 2000। ये 1950 कट कर देना और इसकी जगह कितना लिखना? 2000। इन 2000 में देखो बच्चों, ये परसेंटेज बना देनी है आपने कि प्राइमरी सेक्टर में कितने % था, द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इनका टोटल निकाल लेना पहले। देखिए कैसे, टोटल कैसे, ये प्लस ये प्लस ये, तो टोटल आ जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर की परसेंटेज निकालनी है तो 50,000 अपॉन टोटल, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो टोटल जीडीपी की परसेंटेज आ जाएगी। फिर ऐसे ही सेकेंडरी अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड 100, फिर टर्शियरी अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज निकल के आ जाएंगी। ऐसे ही फिर 2013 का आप टोटल लगाएंगे, ये अपॉन टोटल करेंगे, गुना 100 करेंगे, फिर ये अपॉन टोटल गुना 100, ये अपॉन टोटल गुना 100 करके ये परसेंटेज निकल के आ जाएंगे आपकी। परसेंटेज की फॉर्म में लिखनी है जीडीपी को कन्वर्ट करके, मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया। ये आपका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कुछ ओल्ड लग रहा है ये मुझे। तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेट? सिर्फ लिखेंगे ईयर 2000 डालेंगे, प्राइमरी हेडिंग डालेंगे, तो 52,000 बटे डिवाइड में इनका टोटल आ जाएगा तीनों का, और मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ही करते जाएंगे। ये 24 हो गया जी आपका क्वेश्चन।
अब बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आप इसको देखिएगा, वीडियो को 2 टाइम्स देखिएगा एटलीस्ट, फिर अपनी नोटबुक में नोट करिएगा इन क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।